माय चैनल एस जे मैथ्स। माय नेम इज सरिता जांगिड और आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है संयुक्त फलन और इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। हम इस चैप्टर के अंदर टोटल 4 टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा फलन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शन। सेकेंड है संयुक्त फलन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। थर्ड है हमारा प्रतिलोम फलन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा जो टॉपिक है वो है द्विआधारी संक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। आज के वीडियो में मैं टोटल 2 टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूंगी। फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड है कंपोजिट फंक्शन। कल के वीडियो में हम इसके ऊपर एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फलन यानी फंक्शन। क्या होती है फंक्शन की डेफिनेशन? किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित ऐसा संबंध जिसमें ए के प्रत्येक अवयव का संबंध बी के अद्वितीय अवयव से हो, तो ऐसा जो संबंध है वो हमारा क्या कहलाएगा? फलन कहलाएगा यानी फंक्शन कहलाएगा। यहाँ पर मैंने कुछ जो समुच्चय हैं परिभाषित, इनकी मैंने इंग्लिश में भी लिखी है ताकि इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर हो जाए। समुच्चय को हम इंग्लिश में सेट बोलते हैं, अद्वितीय को यूनिक बोलते हैं, अवयव को एलिमेंट बोलते हैं और संबंध को रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बोला है डेफिनेशन में कि पहले तो ए के प्रत्येक अवयव का संबंध बी के अद्वितीय अवयव से होना चाहिए। ए के प्रत्येक अवयव का संबंध होना चाहिए और बी के अद्वितीय अवयव, अद्वितीय का मतलब बी के एक एक अवयव से ही संबंध होना चाहिए। तो ऐसा जो रिलेशन है ए से बी में डिफाइंड हमारा क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा यानी फलन हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 5 एग्जाम्पल्स लिए हैं। मैंने एक सेट ए लिया है जिसमें 3 एलिमेंट से 3 अवयव है 1, 2, 3। एक सेट बी लिया है जिसमें 4 एलिमेंट से a, b, c, d। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सेट ए और सेट बी को मैंने इस तरह से डिपिक्ट कर लिया। एलिमेंट 1 का जो रिलेशन है बी के एलिमेंट ए से, 2 का रिलेशन सी से और 3 का रिलेशन बी से। तो यहां पर मैं कहूंगी कि ये क्या है? फंक्शन है। ठीक है, एफ सेट ए से सेट बी में डिफाइंड क्या है? फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ए के ईच एलिमेंट की, ए में एक भी अवयव नहीं छूट रहा है, यानी ए के ईच एलिमेंट का रिलेशन बी के किसी न किसी एलिमेंट से, और ईच एलिमेंट का रिलेशन बी के एक एलिमेंट से ही है। ठीक है, तो यहां से ये जो रिलेशन है सेट ए से सेट बी में डिफाइन क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 2 में देखो, 1 का रिलेशन ए से, 2 का रिलेशन भी ए से और 2 का रिलेशन सी से भी है, यानी 2 का रिलेशन बी के 2 एलिमेंट से, ए से भी है और सी से भी है, और 3 का रिलेशन डी से। तो यहाँ पर ये जो रिलेशन है एफ ए से बी में डिफाइन फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए का जो एलिमेंट 2 है वो बी के 2 एलिमेंट से रिलेशन रख रहा है, ए से भी रख रहा है और सी से भी रख रहा है। जबकि डेफिनेशन में क्या बोल रहा है कि अद्वितीय एलिमेंट, अद्वितीय अवयव यानी यूनिक एलिमेंट से रिलेशन होना चाहिए। ये 2 का रिलेशन अगर या तो मैं ए से रख सकती हूँ या मैं सी से रख सकती हूँ। ठीक है, ओनली 1 एलिमेंट से ही रख सकती हूँ। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है? 2 से रिलेशन रख रहा है, इसका मतलब ये क्या रिलेशन क्या नहीं होगा? फंक्शन नहीं होगा। थर्ड एग्जाम्पल है, 1 का रिलेशन ए से, 2 का रिलेशन सी से और 3 का रिलेशन सी से। ये जो रिलेशन है सेट ए से सेट बी में डिफाइन क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ए के प्रत्येक अवयव, ए के ईच एलिमेंट का रिलेशन बी के किसी न किसी एलिमेंट से, और हर एक एलिमेंट का रिलेशन एक एलिमेंट से ही है। 1 का रिलेशन ए से, 2 का रिलेशन सी से और 3 का रिलेशन भी सी से। कंडीशन इसने क्या बोली है कि बी में जो एलिमेंट है, ए के जो एलिमेंट की रिलेशन, ए का जो एलिमेंट्स का रिलेशन है वो बी के अद्वितीय यानी यूनिक एलिमेंट से होना चाहिए। इसने ये नहीं बोला कि जो बी के एलिमेंट से उनका जो रिलेशन है बी के यूनिक एलिमेंट से होना चाहिए, ये तो नहीं बोला ना। तो यहां से ये जो रिलेशन है वो हमारा क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यहां पर ए में 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स का रिलेशन बी के एक एलिमेंट से हो सकता है, लेकिन बी के 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स का रिलेशन ए के एक एलिमेंट से नहीं हो सकता।
फोर्थ एग्जाम्पल है 1 का रिलेशन बी से है, 2 का रिलेशन बी से और 3 का भी रिलेशन बी से। ए में एक भी एलिमेंट नहीं छूट रहा है और हर एक एलिमेंट का जो रिलेशन है बी के एक एक एलिमेंट से ही है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, रिलेशन एफ सेट ए से सेट बी में डिफाइंड फंक्शन हो जाएगा। फिफ्थ एग्जाम्पल है 1 का रिलेशन ए से है, 2 का रिलेशन बी से, लेकिन 3 का रिलेशन बी के किसी भी एलिमेंट से नहीं है, तो ये क्या नहीं होगा, रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन सा एलिमेंट छूट रहा है, एलिमेंट 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका फंक्शन। फंक्शन को किस तरह से लिखते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है एफ सेट ए से सेट बी में डिफाइंड रिलेशन है, तो ये फंक्शन होगा। और इसको लिखते कैसे हैं, एफ सेट ए से सेट बी में डिफाइंड फंक्शन होगा। ठीक है, अब जो ये यहाँ पर आप f की जगह कुछ भी ले सकते हो, f g h q r l m कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अब जो ये सेट a है वो इस फंक्शन का कहलाएगा प्रांत, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन। और ये जो सेट b है वो फंक्शन का कहलाएगा सहप्रांत, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कोडोमेन। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन f की रेंज, यानी f का परिसर। f का परिसर क्या होता है, फलन f का परिसर a के एलिमेंट्स का रिलेशन b के जिन एलिमेंट से हो रहा है वो सारे एलिमेंट्स का जो सेट होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, फलन f का परिसर, यानी फंक्शन f की रेंज। तो यहां से देखो a के एलिमेंट्स का रिलेशन b के जिन जिन एलिमेंट से, तो किससे है, a से है और c से और d से। तो यहां से इन तीनों को एक सेट में कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, a c d। ये जो है वो हमारा फलन f का परिसर यानी फंक्शन f की क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि a के एलिमेंट्स का रिलेशन b के जिन जिन एलिमेंट्स है उन सारे एलिमेंट्स का जो सेट है वो फंक्शन f की रेंज कहलाएगा, यानी फलन f का परिसर कहलाएगा। जो ये रेंज है फंक्शन f की वो सबसेट होता है कोडोमेन का। ठीक है, फंक्शन f के कोडोमेन यानी सहप्रांत का सबसेट होता है। अब देखो ये जो 1 का रिलेशन एलिमेंट a से है, हम इसको ऐसे बोलेंगे कि 1 की इमेज है वो क्या है, a है। सिमिलरली 3 की इमेज है वो क्या है, d। इमेज को हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंब, और इसको लिखते कैसे, f है फंक्शन, तो हमारा इस तरह से लिखेंगे f ऑफ 1 इज इक्वल टू a, यानी 1 की इमेज है वो क्या है, a। 1 का प्रतिबिंब क्या है, a है। और ये जो 1 है वो a का कहलाएगा पूर्व प्रतिबिंब यानी प्री इमेज। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा फलन f के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फंक्शन। फर्स्ट टाइप है एकेकी फलन यानी 1-to-1 फंक्शन। तो क्या होता है एकेकी फलन, यदि f सेट a से सेट b में परिभाषित एक फलन है तथा समुच्चय a के भिन्न भिन्न अवयवों का समुच्चय b में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त हो, तो ऐसा जो फलन f है वो हमारा क्या कहलाएगा, एकेकी फलन कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि f सेट a से सेट b में डिफाइंड अगर एक फंक्शन है और सेट a के डिफरेंट एलिमेंट्स की b में डिफरेंट इमेज मिले, तो जो फंक्शन f है वो हमारा क्या कहलाएगा, 1-to-1 फंक्शन यानी एकेकी फलन। यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं, एक सेट A लिया है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं और एक सेट B लिया है उसमें भी 4 एलिमेंट्स है A B C D। अब यहाँ पर देखिए जो सेट A के हैं 1 की इमेज क्या मिल रही है A, 2 की इमेज B, 3 की इमेज C और 4 की इमेज D। क्लियरली हम देख सकते हैं कि A के डिफरेंट एलिमेंट्स की B में क्या मिल रही है, डिफरेंट इमेज मिल रही है। किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं मिल रही। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि फंक्शन f सेट a से सेट b में डिफाइंड है वो क्या हो जाएगा, 1-to-1 फंक्शन यानी एकेकी फलन। अब एग्जांपल नंबर 2 में देखिए 1 की इमेज अपन को क्या मिल रही है a,
2 की इमेज B, 3 और 4 दोनों एलिमेंट्स की B में सेम ही इमेज मिल रही है, क्या मिल रही है D। तो यहाँ से ये क्या नहीं होगा, एक एक ही फलन यानी 1-to-1 फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि 3 और 4 की डिफरेंट इमेज नहीं मिल रही। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो हमारा है बहुएकी फलन यानी मेनी टू वन फंक्शन। अगर कोई फंक्शन 1-to-1 नहीं है तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन क्या होगा, मेनी टू वन। यानी अगर कोई फंक्शन एक एक ही नहीं है तो वो फंक्शन कैसा होगा, बहुएकी फलन। यदि f सेट A से सेट B में डिफाइंड एक फलन है तथा समुच्चय A के 2 या 2 से अधिक अवयवों का समुच्चय B में एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो, तो ऐसा जो फलन f है वो हमारा क्या कहलाएगा, एकेकी फलन। कहने का मतलब ये है कि सेट A के 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स की B में अगर आपको एक ही इमेज मिले या सेम ही इमेज मिले तो ऐसा जो फंक्शन है वो हमारा क्या कहलाएगा, बहुएकी यानी मेनी टू वन। हम डेफिनेशन से समझ सकते हैं, मेनी टू वन बहुत सारों का एक से ही रिलेशन, मेनी टू वन। तो यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए 1 की इमेज A है, 2, 3 और 4 तीनों एलिमेंट्स की इमेज क्या है, B है। तो यहाँ से ये जो फंक्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, बहुएकी यानी मेनी टू वन। 3 एलिमेंट्स की क्या मिल रही है, सेम इमेज मिल रही है। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए 1 की इमेज A है, 2 की इमेज B है, एलिमेंट 3 और 4 की इमेज क्या है, D है। तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, मेनी टू वन, क्योंकि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स की इमेज क्या मिल रही है, सेम ही मिल रही है अपन को। 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स की इमेज एक ही मिल रही है, D। तो यहाँ से मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई फंक्शन 1-to-1 नहीं होगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मेनी टू वन। और अगर कोई फंक्शन मेनी टू वन नहीं है तो डेफिनेटली वो फंक्शन होगा 1-to-1। थर्ड जो टाइप है वो है हमारा आच्छादक फलन यानी ऑन टू फंक्शन। क्या होता है ऑन टू फंक्शन, यदि f सेट A से सेट B में परिभाषित एक फलन है तथा समुच्चय, यहाँ पर मैंने समुच्चय नहीं लिखा है, समुच्चय B का प्रत्येक अवयव समुच्चय A के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, या समुच्चय B के प्रत्येक अवयव का समुच्चय A में कम से कम एक पूर्व प्रतिबिंब हो, तो फलन f हमारा क्या कहलाएगा, आच्छादक फलन। डेफिनेशन थोड़ी सी ट्रिकी है, पर इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो f सेट A से सेट B में डिफाइंड अगर एक फंक्शन है तो B में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए, एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, या एक भी एलिमेंट कहूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए जो A के किसी भी एलिमेंट की इमेज ना हो। क्लियर, यानी B में एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। तो यहाँ से देखो एग्जाम्पल नंबर 1 में B में एलिमेंट C और D दोनों ही छूटे, यानी जो एलिमेंट C है और एलिमेंट D है इनकी हमें A में कोई प्री इमेज नहीं मिल रही है, या कह सकते हैं कि ये दोनों एलिमेंट है वो A के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। तो ये जो फंक्शन है वो हमारा क्या नहीं होगा, आच्छादक नहीं होगा, यानी ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ से मैं क्लियरली देख सकती हूँ कि B में एक भी एलिमेंट नहीं छूट रहा है। पहले तो अपन को चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है, वो तो हम क्लियरली यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिया है। अब देखो B में एक भी एलिमेंट नहीं छूट रहा है, कहने का मतलब ये है कि B के ईच एलिमेंट की हमें सेट A में क्या मिल रही है, प्री इमेज मिल रही है, यानी पूर्व प्रतिबिंब मिल रहा है। तो ऐसा जो फंक्शन है सेट A से सेट B में डिफाइन हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन यानी आच्छादक फलन। तो ये जो फंक्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन। फोर्थ टाइप है हमारा अंतरचेपी फलन यानी इनटू फंक्शन। तो अगर कोई फलन आच्छादक नहीं है तो वो क्लियरली अंतरचेपी फलन हो जाएगा, यानी अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो वो इनटू फंक्शन हो जाएगा। ऑन टू फंक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि सेट बी में कम से कम एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका हमें सेट ए में कोई प्री इमेज नहीं मिल रही हो, जिसका सेट ए में हमें कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिल रहा हो, यानी बी में एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। और इनटू फंक्शन उसका ऑपोजिट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इनटू फंक्शन में क्या हो जाएगा कि सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा होना ही चाहिए
जिसकी सेट ए में कोई प्री इमेज नहीं मिल रही हो, जिसका सेट ए में कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिल रहा हो, यानी कम से कम एक एलिमेंट तो सेट बी में छूटना ही चाहिए। तो ऐसा जो फंक्शन है हमारा क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन यानी अंतरक्षेपी फलन। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले तो यदि f सेट ए से सेट बी में डिफाइन एक फलन है तथा समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो समुच्चय ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब न हो, या जिसका समुच्चय ए में कोई पूर्व प्रतिबिंब ना हो, तो फलन f हमारा क्या कहलाएगा, अंतरक्षेपी फलन यानी कि इनटू फंक्शन। यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल लिए हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, ए के 4 एलिमेंट्स है और बी के एलिमेंट सी और डी, इन दोनों की हमें कोई प्री इमेज नहीं मिल रही है, यानी बी में 2 एलिमेंट छूट रहे हैं। तो ये जो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन यानी अंतरक्षेपी फलन, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए के किसी भी एलिमेंट की इमेज ना हो। अब ये फंक्शन है वो अंतरक्षेपी होगा या नहीं होगा, लेट्स चेक। बी में एक भी एलिमेंट नहीं छूट रहा है, यानी बी के हर एक एलिमेंट की सेट ए में हमें क्या मिल रही है, प्री इमेज मिल रही है। तो ये तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, और कोई फंक्शन ऑन टू है तो वो इनटू नहीं हो सकता, तो ये इनटू फंक्शन नहीं। नेक्स्ट है हमारा अचर फलन यानी कांस्टेंट फंक्शन। क्या होता है कांस्टेंट फंक्शन, यदि f सेट a से सेट b में डिफाइंड कोई फंक्शन है तो सेट a के ईच एलिमेंट की b में एक ही इमेज मिले तो ऐसा फंक्शन f हमारा क्या कहलाएगा, कांस्टेंट फंक्शन यानी अचर फलन। कहने का मतलब ये है कि सेट A के प्रत्येक एलिमेंट के यानी प्रत्येक अवयव की B में सेम ही इमेज मिले, सेम ही प्रतिबिंब मिले, तो ऐसा जो फंक्शन है सेट A से सेट B में डिफाइन हमारा क्या हो जाएगा, अचर फलन यानी कांस्टेंट फंक्शन। डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है, तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये लिया है, प्रत्येक अवयव की जो इमेज है वो अपन को क्या मिल रही है, x, यानी f(1) इज इक्वल टू x, f(2) इज इक्वल टू x, f(3) इज इक्वल टू x और f(4) इज इक्वल टू x। ए के हर एक एलिमेंट की बी में सेम ही इमेज मिल रही। नेक्स्ट है हमारा तत्समक फलन यानी आइडेंटिटी फंक्शन। जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है वो एक ही सेट में डिफाइन होता है, यानी उसी सेट में डिफाइन होता है। तो f यदि सेट A से सेट A में डिफाइन एक फंक्शन है तो A के ईच एलिमेंट का जो रिलेशन होता है वो खुद उस एलिमेंट से ही होता है। तो ऐसा जो फंक्शन है वो हमारा क्या कहलाएगा, तत्समक फलन यानी आइडेंटिटी फंक्शन। कहने का मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर एक सेट A लिया है जिसमें 4 एलिमेंट्स लिए 1 2 3 4। फंक्शन f सेट A से सेट B में डिफाइन है तो 1 की इमेज क्या मिलेगी वापस 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3 और 4 की इमेज 4, यानी उस एलिमेंट का जो रिलेशन है खुद उस एलिमेंट से ही होगा। तो ऐसा जो फंक्शन है वो हमारा क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन यानी तत्समक फलन। ठीक है। नेक्स्ट आता है तुल्य फलन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल फंक्शन। तुल्य फलन यानी इक्वल फंक्शन। दो फंक्शन f और g इक्वल फंक्शन कहलाएंगे यदि वो 3 कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन है f का प्रांत बराबर होना चाहिए g के प्रांत के, यानी डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g। सेकेंड कंडीशन है f का सह प्रांत बराबर होना चाहिए g के सह प्रांत, यानी कोडोमेन ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ g। थर्ड कंडीशन है द फंक्शन इटसेल्फ शुड बी इक्वल, यानी फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन g ऑफ x। दोनों फंक्शन बराबर होने चाहिए, यानी f इज इक्वल टू g होना चाहिए, तभी ये दोनों फंक्शन f और g क्या कहलाएंगे, तुल्य फलन। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है संयुक्त फलन यानी कंपोजिट फंक्शन। क्या होता है कंपोजिट फंक्शन,
लेट ए बी एंड सी आर 3 नॉन एम्प्टी सेट्स। मैंने ए बी और सी 3 नॉन एम्प्टी सेट लिए यानी अरिक्त समुच्चय लिए हैं। एफ सेट ए से सेट बी में डिफाइंड और जी सेट बी से सेट सी में डिफाइंड दो फंक्शन है। तब इनका जो कंपोजिशन है वो इस तरह से डिफाइंड होगा, जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये जो है वो फलन जी और फलन एफ का क्या कहलाएगा, कंपोजिशन यानी संयुक्त फलन कहलाएगा, जी कंपोजिशन एफ। अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग चलूं तो मैंने सेट ए में एक एलिमेंट लिया एक्स। अब इस एक्स की सेट बी में जो इमेज बनेगी, जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये जो एफ ऑफ एक्स है वो इस सेट बी के लिए क्या हो जाएगा, एलिमेंट का काम करेगा। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट है सेट बी में एफ ऑफ एक्स, इसकी जो इमेज मिलेगी सेट सी में अपन को क्या मिलेगी, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्यों, क्योंकि फंक्शन जी है वो कहाँ से कहाँ डिफाइन है, सेट बी से सेट सी में। तो बी से मैंने एलिमेंट लिया एफ ऑफ एक्स और इसकी जो इमेज मिलेगी सेट सी में क्या मिलेगी, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्लियर। कहने का मतलब ये है कि जो ये सेट ए है, सेट बी है और ये सेट सी है, तीनों मशीन्स की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ से मैंने इनपुट क्या डाला एक्स और इसका आउटपुट मिला मुझे मशीन बी में क्या मिला, एफ ऑफ एक्स। अब ये जो एफ ऑफ एक्स है वो मशीन बी के लिए इनपुट का काम करेगा। ठीक है, अब मशीन बी में जो इनपुट है मैंने डाला एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ से मुझे मशीन सी में आउटपुट मिला, क्या मिला, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये जो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है वो हो जाएगा हमारा फंक्शन एफ और जी का संयुक्त फलन यानी कंपोजिट फंक्शन, और ये इस तरह से डिफाइंड होता है, जी कंपोजिशन एफ। ठीक है, अब एफ का जो जी कंपोजिशन एफ फॉर्म करने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि एफ का परिसर सबसेट होना चाहिए जी के प्रांत के, यानी एफ की जो रेंज है वो सबसेट होनी चाहिए जी के डोमेन के। एफ की जो रेंज है वो किस में मिलेगी, एफ के को डोमेन में यानी एफ के सह प्रांत में मिलेगी। तो जो एफ के सह प्रांत में इमेजेस मिल रही है ए के जिन जिन अवयवों की, वो सारी इमेजेस, वो सारे एलिमेंट्स किसके अवयव होने चाहिए, जी के प्रांत के भी अवयव होने चाहिए, तभी जो है जी कंपोजिशन एफ पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब ये फंक्शन जी कंपोजिशन एफ कहां से कहां होगा, ये फंक्शन जी कंपोजिशन एफ होगा ए से सी में डिफाइन। ठीक है, यानी मशीन ए में सबसे पहले हमने इनपुट डाला और आउटपुट हमें लास्ट में जाकर कहाँ मिला, मशीन सी में। तो इसका जो फंक्शन जी कंपोजिशन एफ है इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ए, और इसका को डोमेन क्या हो जाएगा, सी। क्लियर। अगर शॉर्टकट में अपन देखें तो फॉर्म करते हैं जी कंपोजिशन एफ। अब ये परिभाषित होगा, डिफाइन होगा नहीं होगा, कैसे चेक करेंगे, जो एफ का डोमेन है, सॉरी जो एफ का को डोमेन है वो इक्वल होना चाहिए जी के डोमेन की, तभी इनका कंपोजिशन पॉसिबल होगा। यानी मैंने ये क्या लिखा, जी कंपोजिशन है, तो चेक करने के लिए कि ये जी कंपोजिशन है परिभाषित है या नहीं है, एफ का सह प्रांत यानी एफ का को डोमेन बराबर होना चाहिए जी के प्रांत के यानी जी के डोमेन के, तब इनका जो कंपोजिशन है वो पॉसिबल होगा। और ये कहाँ से कहाँ होगा, वापस इनको स्विच कर दो, इंटरचेंज कर दो, कहाँ से कहाँ होगा, जो एफ का डोमेन है वो इस पूरे फंक्शन का क्या बन जाएगा, डोमेन, और जो जी का को डोमेन है वो इस पूरे फंक्शन का क्या बन जाएगा, को डोमेन। तो एफ का जो डोमेन है क्या है, ए है, और जी का जो को डोमेन है वो क्या है, सी। क्लियर। तो यहाँ से ये फंक्शन फॉर्म हो जाएगा। लेट्स चेक एफ कंपोजिशन जी पॉसिबल है या नहीं है। तो वही है, एफ कंपोजिशन जी का फॉर्म होगा जब जी का डोमेन, सॉरी जी का को डोमेन इक्वल होगा एफ के डोमेन के। तो लेट्स चेक, जी का को डोमेन क्या है, सी, यानी सह प्रांत सी है, और एफ का डोमेन है ए, और सी इज नॉट इक्वल टू ए। तो यहां से हम कहेंगे कि एफ कंपोजिशन जी डिफाइंड नहीं होगा। क्लियर।